जी वेलकम बैक जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस जी सर, सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आ रही है। जी थैंक यू। जी तो आपने सवाल पूछा था जी कि किसने पूछा था सवाल? सारी दुनिया यस सर, में। मैंने पूछा था। जी सर, मैंने सारी पूछा था दुनिया सर। में हम टेस्ट कैसे करते हैं और वो कैसे स्टैंडर्डाइज जी होते हैं। सर। जब एक टेस्ट डेवलप किया जाता है, उसके नॉर्म्स लिए जाते हैं, तो वो जाहिर है किसी एक ख़ास कंट्री में, किसी ख़ास कल्चर में उसके नॉर्म्स लिए जाते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। उसके बाद उसको जब किसी और जगह पे यूज़ किया जाता है, तो हम जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज टेस्ट डेवलप करते हुए चेक करते हैं, वो जब उसको किसी और जगह पे यूज़ किया जाए तो वहाँ पे भी उसको एडमिनिस्टर करने के बाद उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं जी इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी देख लें और उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी देख लें। तो हम वो जो डाटा हमारे पास होता है उस टेस्ट को यूज़ करने के बाद उसको हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर में से गुजारते हैं। अगर उसकी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, उसका क्रोनबेक अल्फा एप्रोप्रिएट लेवल जो कि रिक्वायर्ड लेवल है 0.7 उससे ज़्यादा आ जाए, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये टेस्ट इस कंट्री, इस कल्चर में भी यूज़फुल है। अगर उसमें कोई एरर्स आएँ तो फिर हम उस टेस्ट को अडैप्ट कर लेते हैं। अडैप्ट करने का मतलब ये होता है कि उसको एक तरह से रिवाइज़ कर लिया जाए, उसमें कुछ आइटम्स अगर कोई प्रॉब्लमैटिक हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए, कुछ आइटम्स को रीराइट कर लिया जाए, कुछ आइटम्स जो हैं वो वैसे ही रिटेन कर ली जाएँ और अगेन उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ एस्टैब्लिश करके देखा जाता है। जब वो हमें एप्रोप्रिएट लेवल, रिक्वायर्ड लेवल की रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, वैलिडिटी कोएफिशिएंट देना स्टार्ट कर दे, तो फिर हम उस टेस्ट को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, कल्चर फेयर उन टेस्ट को कहते हैं, जो किसी भी कल्चर में यूज़ किए जाएँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। जिन टेस्ट में लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, कल्चर इन्वॉल्व होता है, वर्ड्स के मीनिंग्स, कॉनोटेशंस डिफरेंट होती हैं कल्चर टू कल्चर, वो टेस्ट फिर दूसरे कल्चर में एप्रोप्रिएट लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते। तो हम उनका वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके वो चेक कर लेते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन हमें सही नहीं मिल रही, तो हम उनको अडेप्ट कर लेते होते हैं। वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, वो कैसे उसकी रिवीजन हो सकती है, वो सारे प्रोसेसेस हम जब टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में भी आ जाएंगे, तो आपको फिर उसमें इन डेप्थ समझ आ जाएगी उसकी। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? ये राइट सर, क्लियर है। ओके, तो लास्टली हम टेस्ट की जो डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे थे, आपको 7th नंबर पे एक डेफिनेशन नजर आएगी। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन्ड टू मेजर ऑब्जेक्टिवली वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ टोटल पर्सनैलिटी बाय मींस ऑफ सैंपल, वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज और बाय मींस ऑफ अदर बिहेवियर्स। तो हम टेस्ट जो यूज कर रहे हैं, जो जिस एरिया को, जिस पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को, जिस ट्रेड को, जिस एबनॉर्मेलिटी को टैप करने के लिए हम टेस्ट यूज कर रहे हैं, उसको हम बेसिकली ऑब्जेक्टिवली मेजर कर रहे होते हैं। उसमें कोई एक एस्पेक्ट भी पर्सनैलिटी का या एबनॉर्मेलिटी का हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो टोटल नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई एक टेस्ट हमने यूज किया और टोटल पर्सनैलिटी भी असेस कर ली, उसकी एबनॉर्मेलिटीज भी असेस कर ली, सारे पॉसिबल डिसऑर्डर्स भी चेक कर लिए। ऐसा नहीं होता। टेस्ट स्पेसिफाइड होते हैं, वो किसी एक डिसऑर्डर को मेजर कर रहे होंगे, 2 को कर रहे होंगे, वो मैक्सिमम 10 डिसऑर्डर्स को मेजर कर रहे होंगे। उसमें पर्सनैलिटी अगर मेजर हो रही है तो उसकी कुछ ट्रेड्स वो बताई गई होंगी कि कौन कौन सी क्वालिटीज या पर्सनैलिटी ट्रेड्स इस टेस्ट में मेजर होती हैं। तो जो टेस्ट जिस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, उसमें वो प्री रिटन उसकी नॉर्म्स में लिखा हुआ मौजूद होता है कि ये किन किन एस्पेक्ट्स को मेजर कर रहा है। वो दो से ज्यादा या एक एस्पेक्ट को मेजर कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिवली ही उनको मेजर कर रहा होगा। उसमें 2 + 2 = 4 वाला फार्मूला ही चल रहा होगा। वो हर जगह पे जब भी उस टेस्ट को यूज किया जाएगा तो वो उसके स्कोर उसी तरह से आएंगे, उसकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के सेम मेथड्स जो हैं वो अडेप्ट किए गए होते हैं। और वो ये हो कैसे रहा होता है कि हम सैंपल ऑफ बिहेवियर ले रहे होते हैं, वो या वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है।
वर्बल कैसे है कि आपने कोई स्टेटमेंट दी है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर ले रहे हैं, कोई स्टेटमेंट है तो उसमें से कोई एक स्टेटमेंट को क्लाइंट चूज कर रहा है, किसी एक ऑप्शन को टिक कर रहा है। तो जहाँ पे भी आपकी वर्बल एबिलिटी, आपकी लैंग्वेज इन्वॉल्व है, वो सारे आपके वर्बल टेस्ट होंगे। कुछ नॉन वर्बल टेस्ट भी होते हैं। आप कहते हैं क्लाइंट को कि जी आप एक ह्यूमन फिगर ड्रा करके दिखाएं, आप एक दरख्त की तस्वीर बना के दिखाएं जी, आप ये कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, इनको पेज पे दोबारा से ड्रॉ करके दिखाएं। तो वो नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज हमारे पास जो है वो इस तरह से आते हैं। या आप कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे बिहेवियरल असेसमेंट हम करते हैं, तो वो अदर मीन्स में आ जाती है कि हम जो है वो वर्बल या नॉन वर्बल की बजाय रिस्पॉन्सेज लेने की बजाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या उसका कोई कंटेंट एनालिसिस जो है कर रहे हैं। तो किसी भी पैटर्न पे किसी भी तरह से हमारे पास जो सैंपल ऑफ बिहेवियर आता है, उसको चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिवली हम असल में टेस्ट को यूज कर रहे हो। तो ये सारी बातें थी जी टेस्ट की, कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है, एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट डिवाइस, एक टूल या इंस्ट्रूमेंट या एक मेजर क्या होता है। अब लास्ट जो आपको डेफिनेशन नजर आएगी, दैट इज डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। कि जो टेस्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसको एडमिनिस्टर करने का, यानी उसको जब आप किसी क्लाइंट पे या पॉपुलेशन पे या सैंपल पे आप वो टेस्ट यूज करते हैं, उनसे वो टेस्ट करवाते हैं, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्टर करना। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद उसकी स्कोरिंग, और स्कोरिंग की बेसिस पे उससे इंटरप्रिटेशन करने के प्रोसेस को साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहा जाता है। टेस्ट के यूज के जो 3 स्टेजेस हैं, 3 प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहा जाता है। इसमें हम जाहिर है स्टैंडर्डाइज्ड, रिलायबल और वैलिड टेस्ट जो हैं वो यूज कर रहे हो। तो ओवरऑल हमने जो कुछ इन सारी डेफिनेशंस में इसकी नेचर समझने के लिए डिस्कस किया, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट एक सैंपल ऑफ बिहेवियर होता है। वो सैंपल हम स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस के अंडर रह के उसको अटेन करते हैं। वो स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैसे उसमें प्री रिटन मौजूद होता है कि कब किस तरह से किन लोगों पे इस टेस्ट को किस तरह से किया जा सकता है। और वो जो टेस्ट हम उन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में वो सैंपल ऑफ बिहेवियर लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव रूल्स ऑफ स्कोरिंग और क्वांटिफिकेशन के रूल्स पे वो बेस कर रहा होता है कि आप अब उसमें कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेसिस पे इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके रूल्स बनाए गए होते हैं बाकायदा ऑब्जेक्टिवली, कि अगर वो इस तरह से ये रिस्पांस टिक करेगा तो उसको इतना स्कोर देंगे, ये टिक करेगा तो इतना स्कोर देंगे, और इतने से इतने तक स्कोर आया तो उसकी ये इंटरप्रिटेशन होगी, इतने से इतने तक आया तो ये इंटरप्रिटेशन होगी। तो न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिव मैनर में हम ऑब्जेक्टिवली जो उसके स्कोर्स ऑब्टेन करते हैं, उसकी बेसिस पे हम कुछ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। अब जो सैंपल आपने लेना है, सैंपल ऑफ बिहेवियर, वो किस तरह का हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हैं, ये चीज हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। सैंपल ऑफ बिहेवियर जैसे हमने डिस्कस किया कि वो ओवर्ट या कोवर्ट कोई भी बिहेवियर होगा जिसको आप टैप कर रहे हैं। ओवर्ट बिहेवियर में आपके पास जो है वो उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स, उसके एक्शन, रिएक्शन सारे आप नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। और कोवर्ट बिहेवियर में उसके इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं। उसमें यहाँ पे आपको एग्जांपल एक नज़र आ रही होगी इंट्रोवर्जन की। आपको अपने पर्सनालिटी साइकोलॉजी में इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन के कॉन्सेप्ट्स जरूर पढ़ लिए होंगे आई होप। तो आप इंटरनल पर्सनालिटी ट्रेट्स, डायनामिज्म देख रहे हैं, आप उसकी एंड्योरेंस देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग देख रहे हैं, आप उसकी कोई कैरेक्टर ट्रेट्स देख रहे हैं, या आप उसकी एबनॉर्मेलिटी देख रहे हैं, उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई भी जो रेलिवेंट प्रॉब्लम है वो देख रहे हैं, या आप अगर किसी की कोई अचीवमेंट मेजर कर रहे हैं किसी स्टूडेंट की, जैसे आपके अचीवमेंट टेस्ट हर सेमेस्टर के एंड पे होते हैं जिनको मिड टर्म, फाइनल टर्म एग्जाम कहा जाता है, वो आपके अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली होते हैं। आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल की असेसमेंट कर रहे हैं उनको जॉब पे हायर करने के लिए, उनकी सिलेक्शन या रिजेक्शन के लिए,
तो जो भी काम जिस पर्पस के लिए भी आप उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, उस पर्पस के लिए उससे रिलेटेड आप उनका सैंपल ऑफ बिहेवियर ले रहे हो। आप अगर उनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स देख रहे हैं तो जितनी आइटम्स आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो उन पर्सनैलिटी ट्रेड्स से रिलेटेड बातें उन सारी स्टेटमेंट्स में हो रही होंगी। अगर आप डिप्रेशन देख रहे हैं तो डिप्रेशन का सैंपल ऑफ बिहेवियर कैसे आएगा कि वो जितनी स्टेटमेंट्स या जितनी बातें आपने उसमें पूछी हैं या उनसे लिखवाई हैं या उनसे आपने उस पर कोई एक्ट करवाया है, तो वो सारी की सारी बातें डिप्रेशन रिलेटेड सिम्टम्स की हो रही होंगी। उन्हीं पे उनका फीडबैक लिया जा रहा होगा कि आप किस तरह से हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, आप सुइसाइडल आइडिएशन अगर है तो वो किस तरह से एग्जिबिट होती है, वो किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये जो सैंपल ऑफ बिहेवियर है ये होगा कैसे? हम ये कहते हैं कि ये एक कंप्रिहेंसिव व्यू में आप इसको देखें और वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बिहेवियर लें। आपने अगर यहाँ पे एक एग्जांपल आपको नजर आएगी, किसी की राइटिंग एबिलिटी चेक करनी है तो फॉर्मली आप अगर उसको बिठाते हैं और उसको एक टॉपिक देते हैं, जो आप इस पे कुछ लिखें, वो लिखता है तो वो जाहिर है फॉर्मल कंडीशन में बैठा है, तो वो फॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छी उसकी राइटिंग एबिलिटी जो है वो आएगी और वो कोशिश भी करेगा कि अच्छे से वो आपको लिख के दिखाए। लेकिन अगर वो आम रूटीन में कोई अपने पास, जैसे आम लोग चिट्स लिख के रख लेते हैं, कोई सौदा बाहर से लेके आना है, कोई आपने शॉपिंग पे जाना है तो आप एक नोट्स जैसे मोबाइल पे बना लेते हैं, तो कुछ लोग चिट्स पे कागज पे लिख के ले जाते हैं। तो वो आप किस तरह से वो चिट्स बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उस पे किस अंदाज से लिखते हैं, आप चीज़ों को जो है वो उसकी वहाँ पे हैंड राइटिंग कैसी होती है, उसमें मैनेजमेंट कैसी होती है, आप बाकायदा बुलेट्स लगा लगा के लिखते हैं, आप जिस तरतीब से आपने शॉपिंग करनी है क्या उस तरतीब से चीज़ों को लिखते हैं, आप आम रूटीन में जो अपने छोटे छोटे पॉइंट्स नोट्स ज़िंदगी में बनाने के आदी होते हैं कि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कोई सेमिनार अटेंड किया, कोई मीटिंग अटेंड की या दोस्तों से मुलाकात की, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई और कुछ काम हमने अगले 4 दिनों में करके उन दोस्तों को बताने थे, तो वो हमने अपने कहीं पे नोट कर लिए। तो ये सारी जो आपके पास रिटन मटेरियल होगा, ये असल में सारे का सारा मटेरियल ही हमें चेक करना चाहिए, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सारी की सारी राइटिंग्स आपकी आए, ताकि हम जब आपकी राइटिंग एबिलिटी का एनालिसिस करें तो फिर हमारे पास हर तरह का सैंपल मौजूद। सिर्फ यही नहीं कि जो आपने उसको किसी खास माहौल में बिठा के उससे लिखवाया था वही नहीं, बल्कि जो आम रूटीन में भी वो लिखने का आदी है वो शख्स, उसका भी सैंपल हमारे पास मौजूद हो। या फर्ज करें आपने किसी बच्चे की अरिथमेटिक एबिलिटी चेक करनी है, मैथमेटिकल एबिलिटी चेक करनी है कि मैथमेटिक्स उसका कितना अच्छा है। तो अब आपको ये पता है कि मैथमेटिक्स में आपके जो बेसिक्स हैं, जिसको हम 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, उसमें एडिशन होती है, उसमें सब्ट्रैक्शन होती है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है और उसमें डिवीजन होती है। उर्दू में जिसको जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम कहते हैं। तो ये 4 बेसिक फंक्शंस हर मैथमेटिक्स जिसने पढ़ी है उसको ये आने चाहिए, या मज़्यूम करते हैं। अगर आपको अलजबरा नहीं भी आता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती, ज्योमेट्री नहीं भी आती, तो मैथमेटिक्स बेसिक्स लेवल जिसने पढ़ा है, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा आम जिंदगी में भी, हम ये अज्यूम करते हैं कि उसको जमा करना आता है, तकसीम करना आता है, उसको ज़रब और तफरीक करना आता है। तो ये जो 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स हैं, ये तो अरिथमेटिक एबिलिटी में चारों चेक किए जाने चाहिए ना। अगर आपने मैथमेटिक्स की एबिलिटी चेक करनी है, अरिथमेटिक एबिलिटी चेक करनी है किसी बच्चे की, और उसमें जो आपने टेस्ट उससे लिया है उसमें सिर्फ ज़रब के क्वेश्चंस हैं, यानी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की आइटम्स हैं, उसमें डिवीजन की भी नहीं है, उसमें सब्ट्रैक्शन की भी नहीं है, एडिशन की भी नहीं है, तो वो टेस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बिहेवियर नहीं देगा आपको। उसमें जो सैंपल आपको मिल रहा है, जिसकी बेसिस पे आप कोई इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे, वो सैंपल तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की आइटम्स का है। अरिथमेटिक एबिलिटी का, पूरी एबिलिटी का जो सैंपल बिहेवियर होना था, वो सैंपल जो है वो कम से कम 4 बेसिक फंक्शंस को कवर कर रहा होगा। तो उसमें अगर 4 बेसिक फंक्शंस कवर होने चाहिए तो साथ में ये भी ज़रूरी है कि हर फंक्शन के लिए अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइटम्स भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने मल्टीप्लिकेशन की 10 आइटम्स रख दी, डिवीजन की भी 10 रख दी, आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन की 2-2 आइटम्स ही रखी हैं, और हो सकता है जो 2 आइटम्स आपने उसमें रखी हैं वही 2 वो सॉल्व ना कर पाए। अगर कोई 8 और भी रखी होती हैं तो शायद वो 8 की 8 वो बच्चा वो सॉल्व कर लेता।
तो एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइटम्स का होना भी उस टेस्ट में ज़रूरी है और उसके सारे एरियाज़ का कवर होना भी ज़रूरी है। तो हम ये कहते हैं कि उसकी डोमेन या कंटेंट वो भी पूरे का पूरा कवर हो रहा हो और नंबर ऑफ आइटम्स भी उसको मेजर करने के लिए अप्रोप्रिएट हो। कम से कम कोई 8-10 आइटम्स ज़रूर हों एक एस्पेक्ट को चेक करने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि उससे हमें जो डेटा मिलेगा वो अप्रोप्रिएट होगा और वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बिहेवियर होगा, जिसको हम कलेक्टिवली एज ए होल एक होलिस्टिक पिक्चर बनाने के लिए यूज कर सकेंगे। तो आप जब ये सैंपल ऑफ बिहेवियर इस तरह से ऑब्जेक्टिवली चेक लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे एरियाज जो हैं वो हम नॉर्मली जो है वो कवर कर रहे होते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट। जहाँ जहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं वो ये डिफरेंट एरियाज को असेस कर रहे होते हैं थ्रू और बाय द यूजिंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसमें जनरली इंटेलिजेंस चेक हो रही होती है, एप्टीट्यूड्स चेक हो रहे होते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट्स चेक हो रही होती हैं। ये कहीं पे कोई जॉब हायरिंग कर रहे हैं, कोई सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड्स और एजुकेशनल अचीवमेंट्स चेक हो रही होती हैं। और रूटीन में फॉर्मल एजुकेशन में आपको पता है हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में जितने भी फाइनल टर्म एग्जाम्स हो रहे हैं या मिड टर्म एग्जाम्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे अचीवमेंट्स के टेस्ट होते हैं, उनको अचीवमेंट टेस्ट हम कहते हैं। फिर वोकेशनल फिटनेस होती है, आपके जो प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं वहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं क्या वो उसका करने के काबिल हैं या नहीं हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स मेजर करते हैं, मोटिवेशन और काउंटलेस अदर फील्ड्स जो हम रूटीन में, आपको पता है फोर्सेस में आपको अगर जाते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्टिंग हो रही होती है। इंडस्ट्रीज में अब शुरू हो गई, स्कूल साइकोलॉजी में हमने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है और वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं। हम जहाँ जहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लीगल सेटअप्स में टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो जहाँ जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं वो बेसिकली वहाँ पे स्टार्ट ही टेस्टिंग से करते हैं, असेसमेंट से करते हैं और उसके बाद बाकी सारी प्रेडिक्शंस और उनके अदर रोल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं उस सारे असेसमेंट के या टेस्टिंग के उस प्रोसीजर में आप जो सैंपल ले रहे हैं, एक तो ये कि वो अप्रोप्रिएट हो, जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और अप्रोप्रिएट सैंपल से जो आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, जो आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, वो ना सिर्फ आपके अपने लिए जो है वो यूजफुल होते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट के, जाहिर है आपको वो सारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फर्दर कोई काम कर सकेंगे ना। आपने अगर कोई इंटरवेंशन देनी है, कोई साइकोथेरेपी करनी है, काउंसलिंग करनी है या कोई डिसीजन मेकिंग करनी है कि जी इसकी प्रमोशन होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर है वो आपको टेस्ट की इंफॉर्मेशन से ही पता चलेगा, आप डिसीजन ले सकेंगे। तो ना सिर्फ वो आपके अपने लिए यूजफुल हैं बल्कि इससे आप कम्युनिटी को भी असल में सर्व कर रहे होते हैं। आप अगर किसी स्कूल में जाके असेसमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है किस किस बच्चे को साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, इसको रेफ़र करें, इसके साथ काम करें। ना सिर्फ आप ये करते हैं बल्कि आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो गाइड करते हैं ना कि इनको इस तरह से क्लासीफाई करें, जी इन बच्चों का आईक्यू इतना है, इनको एक क्लास में इकट्ठा करें, ये सेम आईक्यू वाले एक क्लास में कर दें, ये आईक्यू वाले एक में कर दें, इनके इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, इनको इस तरह का माहौल प्रोवाइड करें, इनको इस तरह का करें। तो आप टीचर्स को भी गाइड करते हैं, आप उनके पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं फिर कि जी आपके बच्चे के साथ ये इश्यूज आ रहे हैं तो आप इनको इस तरह से हैंडल करें। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज को आप जो है वो गाइड कर रहे हैं। तो आप एज ए होल कम्युनिटी को भी असल में सर्व करते हैं, ना सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है बल्कि आम मासेस को आप अवेयरनेस भी देते हैं और उनको हेल्प आउट भी करते हैं उनके लेवल पे जाके, जो उनके डिसीजन मेकिंग है वो उसमें हेल्पफुल हो सके आपकी ये अंडरस्टैंडिंग। तो आप जब ये टेस्ट करते हैं, जो टेस्ट भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर रखना होता है। वो सबसे पहली जो चीज़ उसमें अंडर कंसिडरेशन रखने वाली होती है वो आपका वो टेस्ट होता है जो आप यूज कर रहे हैं। आपका जो इक्विपमेंट है वो इस काबिल है कि उसको यूज किया जा सके। अगर जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि बीपी अपरेटस अगर सबके लिए सेम ही रिजल्ट देता जा रहा है, सब इंडिविजुअल जितने पेशेंट्स का आपने ब्लड प्रेशर चेक किया
सबके लिए एक ही रीडिंग उसने दे दी, तो वो सिर्फ यही नहीं कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं बता रहा तो इसलिए हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, बल्कि वो खराब है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, उसकी कोई वर्थ नहीं है हमारे लिए, उसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट एक यूज कर रहे हैं और उसमें ऐसे ड्रॉबैक्स हैं, उसमें ऐसी कमियां हैं, वीकनेसेस हैं कि वो एक्चुअली जो आप मेजर करना चाह रहे थे वो मेजर ही नहीं कर रहा, उसको एक वैलिड टेस्ट ही नहीं कहा जा सकता, तो उस टेस्ट की कोई वर्थ नहीं है। उस टेस्ट को यूज करना या ना करना कोई माने नहीं रखता, बल्कि उसको यूज करने का एक उल्टा नुकसान ये हो सकता है कि आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया और अपने क्लाइंट का टाइम भी वेस्ट किया है। तो सबसे पहले आपको अपना इक्विपमेंट, जो आपका टूल है, जो मेजरमेंट डिवाइस है या साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसकी फिटनेस चेक करनी है कि वो इस काबिल है कि उसको यूज किया जाए, वो एक रिलायबल, वैलिड, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। उसके बाद जिन एरियाज को आप जो है वो चेक कर रहे हैं, क्या प्रॉपरली वो उन्हीं एरियाज को चेक करता है। यानी ये हो सकता है कि एक टेस्ट बड़ा अच्छा टेस्ट है, बहुत फिट टेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन एरियाज को आपने चेक करना था उन एरियाज को वो टेस्ट चेक ही नहीं करता। यानी सिंपल वर्ड्स में आप ये कह लें कि आपने किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना था और उसके मुंह में थर्मामीटर आपने रख दिया। अब थर्मामीटर बिल्कुल ठीक है, थर्मामीटर से जो मेजरमेंट आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, थर्मामीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने चेक असल में टेम्परेचर नहीं करना था, आपने तो ब्लड प्रेशर चेक करना था। उसके लिए आपको स्फिग्मोमैनोमीटर चाहिए था, उससे आप उसका ब्लड प्रेशर चेक कर सकते थे ना, थर्मामीटर से तो होना ही नहीं था। तो अब ये बात तो हम नहीं कह सकते कि थर्मामीटर खराब है, हम ये कहेंगे कि आपने जो डिवाइस असल में यूज करना था वो नहीं किया, आपने एक गलत डिवाइस सिलेक्ट किया है। वो डिवाइस अपनी जगह पे ठीक था, अगर आपने टेम्परेचर चेक करना होता तो थर्मामीटर बिल्कुल यूज करना चाहिए था, लेकिन आपने तो ब्लड प्रेशर चेक करना है। इसी तरह से जब आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने एप्टीट्यूड चेक करना है और आप अचीवमेंट का टेस्ट यूज करना शुरू कर दें, तो हो सकता है अचीवमेंट का टेस्ट अचीवमेंट के लिए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन एप्टीट्यूड तो मेजर नहीं करेगा ना। तो जिस एरिया को आपने चेक करना है, आपने ये भी देखना है कि वो टेस्ट एक यूजफुल फिट टेस्ट होने के साथ साथ क्या वो उस एरिया को भी मेजर कर रहा है जिसको आपने मेजर करना था एक्चुअली, उसकी रेलिवेंस उसके साथ है या नहीं है। आपने अचीवमेंट चेक करनी है तो अचीवमेंट का टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड मेजर करना है तो एप्टीट्यूड का कोई टेस्ट यूज करेंगे, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी चेक करनी है तो उनका टेस्ट यूज करेंगे, कोई और टेस्ट नहीं आप यूज करेंगे, वो रेलिवेंट होना चाहिए। फिर आपने ये देखना है कि उस टेस्ट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं और उसकी क्या पावर्स हैं। उस टेस्ट से यानी आप क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, उसमें जो बताया गया होता है मैनुअल में, उसकी बुकलेट में बाकायदा ये नोटेड होता है कि ये टेस्ट किन किन एरियाज को टैप करता है और किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है और किन एरियाज को नहीं करता। उसकी वीकनेस अगर कोई है, उसमें कोई कमी है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा टर्म जिसको आप चेक करने जा रहे हैं, उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स वो उस टेस्ट में शामिल नहीं किया गया किसी भी वजह से, तो वो बताया गया होगा। तो फिर आप उन एस्पेक्ट्स पे रिपोर्ट राइटिंग करते हुए ये बताते हैं कि इनको हमने नहीं छेड़ा, इनको हमने नहीं चेक किया, ताकि ये ना कोई समझे कि इस पे भी आपने जो है वो असर्शन जो है वो दी है और उसको पॉजिटिव कंसिडर किया है। तो अगर आपको उस टेस्ट की वीकनेसेस और उसकी जो पावर स्ट्रेंथ्स हैं उसका भी नहीं पता, तो भी हमारे इन्फ्रेंसेस खराब हो सकते हैं, हम बहुत बड़े बड़े दावे कर सकते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। तो हमें उस टेस्ट की फिटनेस और उसकी रेलिवेंस के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो रेलिवेंट है तो भी वो किन किन एरियाज को टैप कर रहा है और किन एरियाज को नहीं कर रहा, और उस टेस्ट का जो बेसिक पर्पस है और फंक्शंस हैं वो क्या है। ये सारा कुछ आपके सामने हो, आपको इसका नॉलेज हो, तो फिर वो टेस्ट आपको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल प्रोवाइड करता है जिसकी बेसिस पे आप सही इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हुए बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं और अप्रोप्रिएटली उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टेस्ट, एक आइडियल टेस्ट क्या होता है, इसकी 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। अभी चूँकि स्टार्ट किया है हमने इस डिसिप्लिन को, इस सब्जेक्ट को, तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए पहले कि हम असल में इसमें करते क्या हैं। इसको जो अभी हम पढ़ चुके हैं इसको एक दफ़ा फिर पढ़िएगा इन सारे हैंडआउट्स को, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टेस्ट और बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट, इसका लिमिटेशंस और यूजेस को भी अगली क्लास तक पढ़ के रखिएगा।
अगली क्लास से फिर हम थोड़ी सी स्पीड तेज़ करेंगे, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि अब आपको बेसिक्स इस सब्जेक्ट की पता चल गई हैं कि आप सेमेस्टर सब्जेक्ट में करते क्या हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई हुई है, तो हम थोड़ी सी फिर स्पीड तेज़ कर लेंगे। यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरीज हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर ये डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर हमने देखना है कि कोई टेस्ट जो है जैसे अचीवमेंट या एप्टीट्यूड टेस्ट है, अगर हमने देखना है कि ये सही है या नहीं है, तो उसका जो है ना सिर्फ एक ही तरीका है कि उस टेस्ट के मतलब हमें मुकम्मल जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए। जी, दो सर चीजें हैं सर ये आपके क्वेश्चन में। एक तो ये कि वो नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज कैसे होता है? एक तो ये कि अगर वो टेस्ट पहले से डेवलप्ड किया गया टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज किया गया टेस्ट है, तो फिर इसका मैनुअल या उसकी बुकलेट आपके पास मौजूद होगी और उसमें वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि इसकी रिलायबिलिटी इतनी है, इसकी वैलिडिटी इतनी है, इन लोगों पे ये यूज़ किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। तो आप जस्ट उसका मैनुअल देखते हैं, उसकी बुकलेट देखते हैं और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि क्या इसको यूज़ किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कितनी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इसके अंदर मौजूद है, उसकी सिग्निफिकेंस सामने आपके नज़र आ रही होती है। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि वो टेस्ट आपने डेवलप किया है। अगर आपने फर्स्ट टाइम डेवलप किया है तो फिर उसकी जितनी भी ये रिलायबिलिटीज़ और वैलिडिटीज़ हैं वो आपने चेक करनी है। वो आपने खुद उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश करनी है, ताकि पता चले कि ये टेस्ट इस्तेमाल करने के काबिल है या नहीं। उसके सारे प्रोसेसेस हम जो है वो पूरा चैप्टर है रिलायबिलिटी का आपके सिलेबस में, तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे कौन-कौन सी रिलायबिलिटी की टाइप्स हैं और वैलिडिटी की टाइप्स हैं और उनको हम किस तरह से एस्टैब्लिश करते हैं या चेक करते हैं। अगर वो पहले से बनाया हुआ टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखी हुई मिल जाती है, अदरवाइज आपको ये खुद से चेक करनी होती सर इधर अजान हो रही थी जब आप बिहेवियर सैंपल की टर्म को सर डिफाइन कर रहे थे, तो काइंडली सर उसका बेसिक थोड़ा सा अगेन बता दें। है। थोड़ा सा ऊँची बोलिए, आपकी उस वक़्त अज़ान हो रही थी और मेरी तरफ इस वक़्त कोई ट्रक गुज़र रहा है। थोड़ा सा ऊँची बोलिए। जी सर ना अजान हो रही थी जब आप समझा रहे थे बिहेवियर सैंपल क्या होता है और कैसे लिया जाता है, तो सर वो उसको प्लीज अगेन थोड़ा सा बताइए। जो भी टेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली कोई एक सैंपल ऑफ बिहेवियर उसके थ्रू ले रहे होते हैं। तो मैं ये बताया था कि बिहेवियर आपका जो भी हम चेक कर रहे होंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, वो बिहेवियर ओवर्ट बिहेवियर भी होगा, कोवर्ट बिहेवियर भी होगा। या तो आपको एक्शंस रिएक्शंस क्लाइंट के देख रहे हैं वो आपका ओवर्ट बिहेवियर है, या फिर आप कोवर्ट बिहेवियर चेक कर रहे हैं, उसमें आपकी लर्निंग है, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, आपके थॉट प्रोसेसेस हैं, आपकी मेमोरी है, आपके जितने इंटरनल इनर फंक्शंस कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, उनमें से क्या आप चेक कर रहे हैं। जो भी आप चेक कर रहे हैं वो आपका असल में वो सैंपल ऑफ बिहेवियर ले रहे हैं। वो आपका कोवर्ट बिहेवियर एक इंटेलिजेंस है फर्ज करें, या एक कोवर्ट बिहेवियर आपका एप्टीट्यूड है या कोई स्पेसिफिक एटीट्यूड है। आप रिलीजियस एटीट्यूड फर्ज करें चेक कर रहे हैं, आप सोशल एटीट्यूड चेक कर रहे हैं। तो आप जो भी चेक करने जा रहे हैं कोवर्ट बिहेवियर में से या ओवर्ट बिहेवियर में से, उससे रिलेटेड जो आपने आइटम्स उस टेस्ट में रखी हुई हैं, वो आइटम्स जिस चीज को टैप कर रही हैं वो आपका टारगेटेड बिहेवियर है, वो सैंपल ऑफ बिहेवियर है। हमने ये देखना है कि वो सैंपल ऑफ बिहेवियर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि आपने उस बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट अपने उस टेस्ट में शामिल कर लिए हैं। पहली बात कंटेंट उसका, जिसमें हमने वो एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि अगर आप मैथमेटिक्स की एबिलिटी चेक करते हैं तो कम से कम चारों बेसिक फंक्शन से रिलेटेड आइटम्स उसमें मौजूद होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हो कि जिस जिस चीज़ को टैप कर रहे हैं बिहेवियर पे, जिस जिस सैंपल एरिया का सैंपल ले रहे हैं, उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइटम्स हो। ये ना हो कि किसी एक एरिया के लिए जस्ट 1-2 आइटम्स रखी हैं और किसी एक के लिए आपने 15 आइटम्स रखी हैं। तो एक अप्रोप्रिएट नंबर को 8-10 आइटम्स तो हर एरिया के लिए आप कम से कम स्पेसिफाई करें। तो ये जो आपके पास उस बिहेवियर जिसको आप टैप करने जा रहे थे, मेजर करने जा रहे थे, उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेज आप लेते हैं खास स्टिमुलस लेके, कोई आइटम्स लेके, वो आपका सैंपल ऑफ बिहेवियर होगा। जी ठीक है सर, थैंक यू।
जी, एनीथिंग एल्स? कोई और बात जी? यहाँ तक समझ आई जी? कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर, सब समझ रहे हैं? यस सर। यस सर, क्लियर हो गई सर। एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड किए ना लेक्चर्स और उसके जो बीडीएफ्स, लेकिन सर वो जो है ना उस पे कंप्लीट जो है ना लाइंस नहीं है, मिस है वर्ड्स। प्लीज आप दोबारा उनको सेंड कर दें। उसमें नोट्स वर्ड्स जो कैसे आपने मिस सेंड होते किए हैं हैं? ना जब मैं उनमें अपने पास खोलता हूँ तो मेरे पास तो पूरे खुलते हैं, वर्ड्स मिस नहीं होते उसमें। सर जी नहीं आ रहे ना, कंप्लीट मिस है वर्ड्स उसमें। जैसे अभी आपने बताया ना उनमें काफी चीजें नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे तो वो चीजें भी मिल जाएंगी। मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगा, मुझे दोबारा सेंड कर देने में कोई एतराज नहीं। जी सही है, कर दें। थैंक यू। और कुछ? चलिए, इससे हटके कोई और आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई इशू हो, वो भी आप बता सकते हैं कभी भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसका अटेंडेंस का क्या मतलब कि एसएस लेके अटेंडेंस आप सीक्वेंस के साथ सेंड करनी है? अटेंडेंस का क्या पूछा आपने? सर अटेंडेंस कैसे सेंड करनी है आपको, ये पूछा है कि सीक्वेंस के साथ अटेंडेंस सेंड जैसे करनी है एब्सेंट्स जो क्लास में एब्सेंट हुआ करेंगे वो मुझे सेंड कर दिया करें। जो एब्सेंट? जी, एब्सेंट हो। जी सर। ठीक, ये पहली 2 क्लासेस की तो सबकी अटेंडेंस लगा देंगे, उसके बाद से जो आएगा उसकी लगेगी, जो नहीं आएगा उसकी नहीं राइट सर। लगेगी। ठीक, और कुछ? चलें, ठीक है, थैंक यू। ग्रुप्स बना लिए आप लोगों ने? ग्रुप्स जी बना सर। के मुझे बता दीजिएगा, आपको जी टॉपिक सर। असाइन कर देंगे presentation के। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।